अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सखर IBA वालों ने अपनी टेस्ट अनाउंस कर दी है JEST, PST और HST के हिसाब से, वो जिसमें रेफ़र किया गया है कि जिसको टेस्ट मतलब सिलेबस दिया गया है कि आप सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ के जो बुक्स हैं वो रेफ़र करें तो आपकी टेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगी। तो ये स्पेशल डिज़ाइन जो बुक है वो टेस्ट एडिशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एडिशन है। ठीक है, अभी हम कवर करें बुक साइंस को, क्लास 7th चैप्टर नंबर अभी हम पढ़ेंगे जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 93 पेज नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है तो काइंडली कि जो भी ये वीडियो देख रहा है तो इसको देखने से पहले आप क्या करें, इसकी वीडियो की मेगापिक्सल जो है वो हाईएस्ट कर दें, क्योंकि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्यूटर से ना, तो हो सकता है आपकी मेगापिक्सल कम होने की वजह से आपको ये जो मतलब बुक है वो क्लियर ज़ाहिर ना हो रहा हो। तो आप इसकी मेगापिक्सल हाई करेंगे, जितनी मेगापिक्सल 720 पे रखें या 1080 पे रखें, कि जैसे आपको ये मतलब जो मतलब हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, चैप्टर नंबर 6। ठीक, you have learned that all matters on earth consist of elements. Elements are simplest kind of matter which cannot be further split up into the simplest substance called chemical reaction. अच्छा, अब सबसे पहले कि हम ये बुक रीडिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा नोट्स पे ले जाता हूँ। ठीक है, नोट्स को देखकर फिर अगर हम बुक रीडिंग करेंगे तो हमें बुक रीडिंग करने में आसानी होगी। सो काइंडली पहले थोड़ा नोट्स को देख लें, फिर हम बुक रीडिंग करते हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं नोट्स की तरफ ना। तो इस टॉपिक का चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चौधारी जो भी हमारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर चाहे वो बेड हो, बोतल हो, चार्जर हो, आईना हो, शीशा हो, मतलब हमारे पेन हो, कापी हो, जो भी हो, वो सारी मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे एटम्स की बनी होती है। कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से बहुत से स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, और एटम फर्दर के नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है ना, तो हर किसी मतलब एलिमेंट्स की अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। हीलियम का अपना होगा, सोडियम का अपना होगा, हाइड्रोजन का अपना होगा। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके सब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हर किसी का अपना अलग अलग होता है, और हर किसी की अलग फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम पीरियाडिक टेबल में उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम उसको मतलब रखते हैं। जैसे मतलब पीरियड हम की बात की जाए तो मतलब अगर हॉरिजॉन्टल रोज़ की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल रोज़ जो होते हैं उसको पीरियड कहा जाता है, और वर्टिकल रोज़ को हम कॉलम कहते हैं। और पीरियडिक टेबल में टोटल 7 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं। ठीक है ना, जो कॉलम्स हैं हमारे, हर किसी कॉलम्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, सपोज़ करें कॉलम 1 की बात करते हैं तो सब कॉलम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और सबका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का शेल होता है वो सबका सेम होता है। चलो, ये तो दूर की बात हो गई। पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है कि सपोज़ करें मैंने ये ड्रा किया है एटम सोडियम का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो सोडियम के स्ट्रक्चर में असल में क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, उसमें हमारा उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। किसी भी एटम में हमारा जो सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। तो जिसमें प्रोटॉन BS करता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती। जैसे कि हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ओवरऑल होल हमारा न्यूक्लियस जो हो गया वो BS पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होल ही हमारा न्यूक्लियस जो हो गया वो कौन सी चार्ज पे हो गया, हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पे हो गया। ठीक है, और उसके न्यूक्लियस के बाहर जो मतलब आप जो ये शेल्स देख रहे हैं ना, उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके चौधारी मतलब जो है वो गर्दिश करते रहते हैं, सराउंडिंग में रोटेट करते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो रोटेट नहीं करते, एक ही जगह न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल जो आप देख रहे हैं जिसमें पहले नंबर ऑफ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में तकरीबन 8 हैं,
ठीक है। तीसरे शेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन रखने का जो मतलब प्रोसीजर होता है, ये एक फार्मूला है जिस फार्मूला के तहत हम ना अपने शेल्स में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सबसे पहले जो पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम के शेल कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है उसको हम एल शेल कहते हैं। और तीसरा जो शेल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 पहले शेल में, दूसरे में 8 और 2 10 हो गए। तो बाकी इसके एम शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम उसको एक इलेक्ट्रॉन में शो कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका नंबर, इसके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि 2n², ठीक है ना। तो n मीन्स नंबर ऑफ शेल। सपोज करें ये हमारा पहला शेल है, ठीक है ना, ये हमारा दूसरा शेल है, ये हमारा तीसरा शेल है, ठीक है ना। अगर सपोज करें इस n = 1 करेंगे तो 1 × 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो आंसर क्या है 1। उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आया 2। तो इसका मतलब ये है हमारे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अगर दूसरे शेल में हमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी हो तो क्या करेंगे, 2n² के फार्मूला के मुताबिक 2n मीन्स नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल हमारा कौन सा है, दूसरा नंबर ऑफ शेल है। तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 पावर 2 = 4 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 × 2 = 8। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स सेकेंड शेल की में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर तीसरे शेल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहे तो क्या करेंगे, 2n²। तो n क्या हो गया हमारा अब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 × 2 = 18। तो हमारे एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो सकती है, 18 हो सकती है। पर हमें पता है कि सोडियम के में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 11 है। तो हमारे 11 यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। देखिए पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए और तीसरे में सिर्फ 1 हो गया, क्योंकि टोटल 11 पूरे हो गए। 2 + 8 10 और 1 11। तो इसलिए हमारे 11 पूरे हो गए। नहीं तो हमारे एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होनी चाहिए वो हमारी 18 हो सकती है, ठीक है ना। अब ये हो गया सोडियम का स्ट्रक्चर के हमें सोडियम के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस ओवरऑल न्यूक्लियस की चार्ज पॉजिटिव हो गई, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी नेगेटिव चार्ज होती है। ये स्ट्रक्चर सोडियम का है, तो सोडियम की निशानी होती है Na, ठीक है ना। अब ये A क्या है, Z क्या है, एक एटॉमिक नंबर है और एक एटॉमिक मास है, ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, अब देखें, ये देखें एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का मतलब होता है ए से डिनोट करते हैं। अब एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। जबकि एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। अब A क्या हुआ हमारे 22, अब Z क्या हुआ हमारे 11। अब एक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन कितने हैं, ये देखें 11 + 11 ये कितना हो गया, टोटल 22। और Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 11, ठीक है ना। इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमें एक चीज़ को समझाने के लिए कि हम हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ठीक है ना। फर्दर अब इसको अगर मैं क्लासीफाई करता रहूँ या मैं डिस्क्राइब करता रहूँ तो ये ऐसी चीज़ होती है कि हम जब भी हम पीरियडिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा पीरियडिक टेबल सामने आ जाती है। तो पीरियडिक टेबल की जो मैं हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन इस तरह से दे दूँ कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर। तो पीरियडिक टेबल में क्या होता है, हमारे कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स बने होते हैं। तो रोज जो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल रोज, उसको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल रोज होते हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं। तो ओवरऑल पीरियडिक टेबल में हमारी टोटल 7 रोज हो जाती हैं और हमारी टोटल 8 कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 8 कॉलम्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि जो हमारे रोज हैं जिसको हम पीरियड कहते हैं, तो पीरियड क्या होता है, ये इंक्रीज होता है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। हम उसको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट शेल होता है,
तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हिसाब से हम उसको पीरियड में रखते जाते हैं। सपोज करें पीरियड नंबर 1 में जो पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह पीरियड नंबर 1 के जो दूसरा नंबर एलिमेंट होता है वो हीलियम होता है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है ना। मीन्स पीरियड में क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा फ्रॉम 1 2। इसी तरह हमारा जो पीरियड जो सेकंड पीरियड है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 3 4 5 6 7 ऐसे हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो और जो हमारे कॉलम्स होते हैं, मीन्स हमारा जो कॉलम्स होते हैं मीन्स वर्टिकल रोज होते हैं, उसको हम कॉलम्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, हर किसी कॉलम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सेम होता है। सपोज करें कॉलम नंबर 1 में, ठीक है ना, कॉलम नंबर 1 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। आउटर और जो हमारा जो है ग्रुप नंबर 8 की बात की जाए, वो ग्रुप नंबर 8 को इसको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में शेल कंप्लीट होता है। जैसे देखें 2n² जैसे हमने फार्मूला में बताया, तो अगर उसके हिसाब से आएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में हमारे शेल के हिसाब से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, ठीक है ना। इस तरह से ये चीज़ें चलती जाती है, ठीक है। अभी सपोज करें अभी मैंने सोडियम का जो ये मतलब स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो हर किसी मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट मीन्स 8 पूरा करे। जैसे नोबल गैस की जो मतलब होता है तो कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, ठीक है ना। अब इस आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने की हर किसी को कोशिश होती है, फिर उसको चाहे इलेक्ट्रॉन्स देना पड़े या उसको चाहे इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़े। अब ये जो सोडियम है वो हमारे ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है सोडियम, ठीक है ना। अब इसके जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट कैसे पूरा कर रहा है ये देखें, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो बाकी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और 8 10, पर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो मीन्स इसका 8 पूरा हो गया। 8 पूरा हो गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे सकेगा। और जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उस पर क्या आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और उसको हम केटाइंस कहते हैं, केटाइंस, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो ग्रुप 7 का जो एलिमेंट्स है, सपोज कर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के ग्रुप 7 है, तो 7 के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे। ये ग्रुप के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसी तरह ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, और ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इसी तरह ग्रुप 7 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने से क्या होता है कि इसकी ख्वाहिश होती है क्लोरीन की कि मेरा भी 8 पूरा हो, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। वो क्या करता है, अगर सोडियम से उसका रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, तो क्या करता है सोडियम खुशी खुशी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना 8 पूरा करता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन अपना जो सोडियम से लेकर वो अपना 8 पूरा कर देता है। तो दोनों क्या हो गए, खुश हो गए, इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया, ठीक है ना। अब जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, उसको केटाइंस कहते हैं। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिया, सपोज करें क्लोरीन ने हमारा क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स लिया है, तो उसके आउटर मोस्ट 8 तो पूरा हो गया, पर उस पर क्या आ जाती है, नेगेटिव चार्ज आ जाती है। और नेगेटिव चार्ज आने के बाद उस पर हम क्या लिखते हैं, एनाइंस। एनाइंस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स उसने लिया। एक होता है डोनर मीन्स इसने क्या किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो ये डोनर हो गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, ठीक है ना। ये हो गई। और इस पे जब इलेक्ट्रॉन्स लिया तो इस पे कौन सी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी 0 हो गई, 1 हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि 1 क्यों हो गई, क्योंकि इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से। बाकी जो है हम आपको बुक रीडिंग में समझाते हैं। जो चीज़ रह जाती हैं वो हम बुक से ही पढ़ते हैं, कि जैसे हमारी कोई भी चीज़ ना रह सके तो आ जाते हैं बुक्स पे आ जाते हैं, तो बुक्स में क्या लिखा है और बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पढ़ते हैं। चलें, अच्छा तो ठीक है, जैसे अभी बुक रीडिंग हमने की है उसमें सारा कुछ जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
अब अगर जो भी हम लाइन पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से समझने में तकलीफ इतनी नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, चैप्टर नंबर 6। यू हैव लर्न दैट ऑल द मैटर्स ऑन अर्थ कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट इनटू simplest substance called by chemical reaction. The smallest particle of an element is called an atom. Let us explore what do they contain and how do they behave. ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में पहले बताया था कि ये जो हमारा है वो सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें हमारे प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो होली हमारे न्यूक्लियस जो है बियर पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पीछे ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड बाय द ऑर्डिनरी मीन्स। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव्स डिफरेंट साइज़। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था नोट्स में कि साइज़ सबकी डिफरेंट होती है। साइज़ सपोज कर हाइड्रोजन की बहुत कम होती है, स्मॉल साइज़ होती है। तो एज़ कम्पेयर उसके अगर आप पीरियड में देखेंगे तो दूसरा हमारा एलिमेंट है हीलियम की साइज़ में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर अगर ग्रुप 1 के जो अगर हम देखेंगे एलिमेंट्स में तो हाइड्रोजन, सोडियम, तो सोडियम के हिसाब से सोडियम की साइज़ जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। आउटर मोस्ट शेल में दोनों के एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के और सोडियम के। पर क्या है कि सोडियम का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि सोडियम के में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, जिसमें पहले शेल में 2 जिसको के शेल कहते हैं, और एम शेल में 8, और के में 2, एल में 8, एम में 1। ठीक है ना, एम शेल में। तो एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो साइज़ क्या हो गई हमारी, तीसरे शेल तक आ गई, तो हमारी साइज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है ना, साइज़ डिफरेंट होती है पर हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से हमारे आउटर मोस्ट शेल में दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज़ डिफरेंट हो सकती है। ठीक, हाउएवर ईच एटम इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलर particles called as atomic particles, protons, neutrons and electrons। ठीक है, तो एटम में क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। The atoms have equal number of protons and neutrons. The atom have equal number of protons and electrons. Example, an atom of hydrogen has 1 proton and 1 neutron. An atom of neutron has 7 proton and 7 electrons. Nucleus. All atoms have a small dense पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जिससे मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, पर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन में चार्ज है, इसलिए होली हमारा न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। ठीक है, इन देयर सेंटर all the mass or weight of an atom is concentrated in the nucleus due to the presence of neutron and proton, which are about 1836 times heavier than electron। अब इसके सारे का मतलब ये होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो वेट है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन्स के निस्बत में बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि सब 1836 टाइम जो होता है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में 2 पॉइंट आ गई। एक तो न्यूक्लियस बियर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ हैविंग प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पॉजिटिव हो गया। और जो न्यूक्लियस होता है वो 1836 टाइम उसका वेट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से के। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये हो गई। अब आते हैं, न्यूक्लियस इज़ वेरी मच स्मॉलर देन द एटम एज अ होल। न्यूक्लियस जो होता है बहुत हमारा साइज में नेरो मीन्स स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द सारे एटम को अगर कंपेयर किया जाए। अब ये देखें तो पूरी एटम की साइज़ जो है हमारी ये है। ठीक है, पर हमारा न्यूक्लियस क्या है, उसमें हमारा इतना हो गया, जिसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके चौधारी गर्दिश करते हैं रहते हैं। ठीक है, अब ये एटॉमिक स्टेट क्या है, कार्बन का है। कार्बन क्या है, में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो रह गए वो 4 हमारे एल इलेक्ट्रॉन्स में, एल शेल में।
ठीक है ना, जिसका मैंने फार्मूला आपको ऑलरेडी नोट्स में बताया है 2n²। अब 2n² टोटल है ही, तो टोटल इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम इसमें 6 आ सकते हैं। कार्बन के एटम में टोटल 6 हैं, जिसमें 2 के शेल में आ गए, 4 एल शेल में आ गए, पर एल शेल में गुंजाइश बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। पर कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद है ही 4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस। क्या अराउंड द न्यूक्लियस मीन्स इसके न्यूक्लियस के बाहर वो गर्दिश करते रहते हैं। ठीक, दे revolve or reel in these fixed shell or orbit around the nucleus. The electrons have a negatively charged electric charge particles. An atom has the same number of electrons and protons. एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज रखता है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ऑलरेडी हम बुक में कवर करके आए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या होता है, और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें आए तो उसको क्या कहते हैं। चलो उसको देखते हैं। द स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ वेरी स्मॉल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद देखी जाए तो वो एटॉमिक नंबर होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, सी इन फिगर नंबर 6.3। अब 6.3 जो फिगर है, अब ये देखें, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 हैं। ये देखें, 1 2 इसके के शेल में और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है ना। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन की बात करें तो अगर इसके प्रोटॉन मीन्स इसके न्यूक्लियस में 6 हमारे प्रोटॉन्स हैं। ये देखें, 1 प्रोटॉन पियर पॉजिटिव चार्ज, सो इसके लिए ये देखें 1 2 3 4 और बाकी 2 इसके पीछे हैं। टोटल क्या हो गए? 6 प्रोटॉन हो गए। ठीक है ना। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। अब एटॉमिक नंबर क्या होती है? एटॉमिक नंबर डिफाइन करने के लिए ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर से डिफाइन करते हैं, जिसका सिंबल Z है। अब एटॉमिक मास जो भी मैंने बुक में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसको A से डिनोट किया जाता है, और एटॉमिक जो हमारा होता है मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको बुक रीडिंग करते हैं। द मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज रिप्रेजेंट बाय A। अगेन ऑब्जर्व द फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 में देखा जाए, वेयर द कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बिकम 12। हैंस देयरफोर द मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ कार्बन इज 12। न्यूक्लियन क्या कहते हैं? न्यूक्लियन असल में मेस नंबर को कहते हैं, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियस नंबर कार्बन का 12 हो गया, में 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। मेस नंबर ऑफ कार्बन A इज इक्वल 6 प्लस 6 इज इक्वल 12। ठीक, जिसमें 6 प्रोटॉन आ गए, 6 न्यूट्रॉन आ गए। डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? जब अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, और एटॉमिक नंबर हमें पता है और एटॉमिक मास भी हमें पता है, तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? तो न्यूट्रॉन फाइंड करने फार्मूला है A माइनस Z। तो जितने हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है, माइनस करेंगे प्रोटॉन की तादाद से, तो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस की जो न्यूट्रॉन है वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, A डिनोट करता है नंबर ऑफ मास नंबर और Z डिनोट करता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो हमें हमारा न्यूट्रॉन के तादाद जो है वो मालूम हो जाएगी। ये एग्जांपल है। अब देखें ये कैसे फाइंड करते हैं। द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फिगर एंड यूजिंग द पीरियडिक टेबल। अब ये देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए हमें 12। तो टोटल कहता है हमें अब हम फाइंड करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे जाएंगे, मतलब फाइंड करने का तरीका क्या है। सिंपली आप फार्मूला लगाएंगे ये वाला, N इज इक्वल A माइनस Z वाला, तो आपको
पता चल जाएगा। पीरियडिक टेबल हम पहले ही हम नोट्स में डिस्कस करके आए हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसको हम पीरियड कहते हैं, वर्टिकल रोज को हम कॉलम कहते हैं। अब पीरियडिक टेबल जो है वो इस चैप्टर में बहुत मतलब छोटी दिखाई गई है। अगर आप नेट पे जाएंगे, नेट पे आप कंप्लीट जो भी हमारी पीरियडिक टेबल है उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीरियड्स क्या होते हैं और हमारे जो होते हैं कॉलम से हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं अब। पीरियडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द ग्रुप्स ऑफ अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा जाता है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी इसमें सिर्फ केमिकल मेंशन किया गया है, तो असल में सिर्फ केमिकल हम प्रॉपर्टी नहीं देखते, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो जो हमारे केमिकल पीरियडिक टेबल में हमारे जो एलिमेंट्स जो रखे गए हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर उसको रखा जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका आउटर मोस्ट शेल भी देखा जाता है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से उसको पीरियड्स या ग्रुप में रखा जाता है। तो आगे चलें। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसको 1 में रखा जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तो उसको पीरियड 2 में रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाएगा। देयर आर रोज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड दे आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रोज इज कंसिडर्ड टू बी अ पीरियड। All the periods in the row has same number of atomic shell. The periodic table has column from top to bottom called as group. ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम जो मतलब हमारे एलिमेंट्स जाते हैं उसको ग्रुप कहते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं उसको हम पीरियड कहते हैं। ये देखें, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ये एक रो बन गई हमारी, तो इस रो को हम क्या कहते हैं, ये हमारा ये पीरियड है। और ये जो हमारा आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो नीचे आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। ये आ गया हमारा पीरियड, जैसे पीरियड 1 हाइड्रोजन और हीलियम, और हमारा ये भी आ गया पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है ना, ये भी आप हमारा पीरियड है। अगर हम या ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप ये है, मिस टॉप टू बॉटम इस हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे हमारा नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, और लेफ्ट राइट हमारे जाएंगे तो वो पीरियड हो जाएगा। टॉप टू बॉटम ग्रुप, लेफ्ट राइट पीरियड। ठीक है, एलिमेंट इन द ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये भी मैं आपको नोट्स पे बता के आया हूँ कि जिसका आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। सपोज करें ये हमारा ग्रुप 7 है। 7 क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, जितने भी हमारे एलिमेंट हो गए इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारी गैसेज हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्पेशल केसेस है। पर इसका हमारा ऑक्टेट पूरा करने की बात की जाए तो इसका अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो ये भी हमारा डुप्लेट इसका पूरा हो गया, तो ये भी हमारे नोबेल गैस में ही का हिस्सा होती है। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये जो भी नीचे गैस आती हैं उन सब का हमारा ऑक्टेट पूरा है। इसके लिए हम इसको 8वें ग्रुप में रखते हैं। ठीक है ना, 8वें ग्रुप में इसलिए रखते हैं कि इन सब का जो है ऑक्टेट पूरा है, और इसके लिए हम सारे वो एक ही मतलब ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज अ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम विद अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, एन एटम में नीड टू गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। अब वैलेंसी क्या होती है? मिस आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी का एक इलेक्ट्रॉन जो खारिज हो जाए तो उसमें क्या हो जाती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहे हैं तो उस पर हम +1 लिखते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो उसमें +2 वैलेंसी लिखते हैं। और जो मतलब एक शेल ने हमारा इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो दूसरा हमारा क्या करता है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं, और उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -1 लिखते हैं, और 2 गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी -2 लिखते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ है। ये देखिए आप पढ़ते हैं, एन एटम में नीड टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल विच इज
टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर ये देखें, सपोज करें ये स्ट्रक्चर है सोडियम का, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर खारिज हो जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये खारिज हो गया तो बाकी इसका क्या रहेगा, के शेल और एल शेल। अब के शेल भी उसका डुप्लेट कंप्लीट है और हमारे एल शेल का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये अगर खारिज हो गया तो कोई बात नहीं, इसकी इससे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्या है, साइज़ जो है कम हो जाएगी। पहले इसके 3 शेल थे, अब इसके सिर्फ 2 शेल रह गए, पर फिर भी ये खुश होता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, ये शेल निकल के मेरा शेल कम हो गया, साइज़ मेरी कम हो गई, कोई बात नहीं, पर मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है ना। तो इस पर क्या हो जाती है, +1 वैलेंसी आ जाती है। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। एन एटम में नीड टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल व्हिच इज हैज टू बी कंप्लीटेड इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब ये इसका जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल ये नहीं हुआ, आउटर मोस्ट शेल इसका ये हो गया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये देखें, सो दैट द आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट विल बिकम अ नोबल गैस। नोबल गैस क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। नोबल गैस की हमारी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल पूरा होता है, तो एक्ट करेगा एज अ नोबल गैस। दिस टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंसी। सोडियम हैज़ वैलेंसी ऑफ +1। सॉरी, जो इसको मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस वैलेंसी आती है, जो इलेक्ट्रॉन से लेता है उस पर माइनस आ जाती है। इसमें बुक में थोड़ी गलती हो गई है। तो सोडियम हैज़ वैलेंसी ऑफ +1 बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल ए शोन फिगर दिस। अब ये देखें, ये है हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर, ये है हमारा क्लोरीन का स्ट्रक्चर। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 7 के एलिमेंट में हमारे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखें, अब पहले शेल में क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में हमारे एम में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करता है, इसने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है ना, तो इसके हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, सिंपली ये एक न्यूट्रल एटम है। जैसे ही ये अपना सोडियम इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको किसको, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। इसकी साइज़ क्या होगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर देगा तो इसकी साइज़ क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी साइज़ क्या हो गई, वो बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी एटॉमिक की साइज़ बढ़ जाती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसकी साइज़ जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी साइज़ भी बढ़ जाएगी और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की साइज़ कम हो जाएगी और इसका ऑक्टेट कम हो जाएगा। ये दोनों खुश इसलिए हो जाते हैं कि भले मेरी साइज़ इसकी कम हो जाए पर मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये भी इसलिए खुश हो जाता है भले मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल गया, ये अच्छी बात है, पर मेरा ऑक्टेट भी पूरा हो गया, मीन्स ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। क्लोरीन हैज़ अ वैलेंसी 1 नहीं, इसकी वैलेंसी होती है -1, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। ठीक है ना। गेयरिंग में क्या होती है, उसने उधारा 1 रुपया लिया है, 1 रुपया उधारा लिया है, मतलब उसको कभी भी वापस करना होता है, तो उधार की सूरत में हम क्या लिखते हैं कि मेरे पास बैलेंस जो हुआ वो माइनस में आया ना, तो ये वही चीज़ है। द क्लोरीन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ -1 बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। If it gains an electrons, its valence shell become a complete हो गया। देखें शेल नंबर फिगर 7.b में, ये देखें, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स यूजिंग 2n स्क्वायर फार्मूला, ये मैंने नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर के शेल में आपको के ऑर्बिट में या के शेल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, एल शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ये आप नंबर ऑफ शेल का फार्मूला है, आप नोट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब आयन क्या होता है, एन एटम इज अ न्यूट्रल बट व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैरीज नो इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन आयन। ठीक है। एटम विच लॉस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड are known as cation. The size of cation is smaller than its parent atom. अब क्या हो गया, ये अब सोडियम का एक एग्जांपल ले लें। सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले इसमें कितने शेल थे, 3 शेल थे, 1 2 3, मीन्स
KLM शेल थे। जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसमें सिर्फ अब 2 शेल मौजूद हो गए, K और L। इसमें अब M शेल नहीं है। इस अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो पहले इसकी साइज़ क्या थी, बड़ी थी, ठीक है, साइज़ इसकी बड़ी थी। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसकी साइज़ क्या हो गई, कम हो गई, मीन्स शेल की तादाद कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। कोई भी अगर अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उस पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसलिए हम इसको पॉजिटिव में, वैलेंसी अगर लिखते हैं तो वैलेंसी पॉजिटिव में लिखते हैं, +1 +2। ठीक है, आगे आते हैं। एटम which gain electron from the electron will become a negatively charged and form negatively ion which is called anion। ये देखें आप, क्लोरीन के केस में क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से लिया, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये देखें 2 2 2 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने से क्या हो गया, इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई। कैसे इंक्रीज़ हो गई, पहले इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आने से उसकी साइज़ तो बढ़ गई, पर उसमें चार्ज कौन सी आ गई, नेगेटिव आ गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की सूरत में इसमें वैलेंसी आ जाएगी -1। ठीक है, ये उसके कुछ एग्जांपल हैं कि लिथियम पे कितनी चार्ज आ जाती है। लिथियम जैसे कि ग्रुप 1 है, सोडियम भी ग्रुप 1 है इसके, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसलिए इस पर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं। मैग्नीशियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज आती हैं। बोरान ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 3 के एलिमेंट में क्या होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इस पे 3 वैलेंसी आ जाती है। एल्यूमिनियम में भी 3 आ जाती है। क्लोरीन के केस में फ्लोरीन, आयोडीन, एक्स्ट्राटीन, ये जो भी 7वें ग्रुप के एलिमेंट है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है। जबकि ऑक्साइड्स एलिमेंट जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो ग्रुप 6 है। ग्रुप 6 के केस में इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस पर ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ जाएंगी, सल्फर में भी 2 माइनस आ जाएंगी, क्योंकि ये भी ग्रुप 6 का एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा वक्फा करता हूँ, थोड़ा काइंडली मैं थक गया हूँ, थोड़ा 1 मिनट का वक्फा करते हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं आइसोटोप्स पे। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। अब एटॉमिक नंबर की जब भी बात की जाए तो आपके जहन में आना चाहिए कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात हो रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को शो करता है और एटॉमिक मास हमेशा शो करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब एक बार फिर से आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर सबका सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर या मास नंबर जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शो करता है एटॉमिक नंबर को, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। सो आइसोटोप्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो उसको आइसोटोप कहते हैं। अब हाइड्रोजन का आइसोटोप्स की बात की जाए तो आप नीचे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की निशानी H है और एटॉमिक नंबर Z को से शो करते हैं और एटॉमिक मास नंबर जिसको हम A से शो करते हैं। तो मास नंबर जिसका है 1, 2 और 3 है, जिसमें ड्यूटेरियम प्रोटीनियम आ जाते हैं आइसोटोप्स के हाइड्रोजन के, और एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1। X शो करता है एलिमेंट्स को, A शो करता है एटॉमिक नंबर को। ये X एलिमेंट को शो करता है, मीन्स हाइड्रोजन के एलिमेंट को शो किया। एटॉमिक मास को A शो करता है, ये एटॉमिक मास है सबका, और एटॉमिक Z एटॉमिक नंबर है 1, 1। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है और मास नंबर सबका डिफरेंट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है X मीन्स एलिमेंट सिंबल कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन, कार्बन, न्यूट्रॉन जो भी हो सकता है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो रही है। मास नंबर मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है ना, आइसोटोप्स इसको कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर उसका मिस प्रोटॉन या मिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में तब्दीली आती रहे, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देखते हैं कि तो अब पहला जो टाइप था उसका प्रोटीनियम
ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। अब प्रोटियम में देखिए एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे बात करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। प्रोटॉन्स एक है तो उसके लिए हमारा एटॉमिक मास नंबर 1 हो जाएगा। और इसमें ड्यूट्रियम में बात करें तो फिर प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन भी एक है, तो टोटल क्या हो गए, 2 हो गए। तो ये दो आ गए, ये इसका ड्यूट्रियम हो गया। और ट्राइट्रियम में 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो इसमें टोटल क्या आ जाएंगे, 1 + 2 3 आ जाएगा। 3 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट है और है एक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये ट्राइट्रियम हो जाएगा, ये इसके। अब इसको पढ़ें। 10 ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर ऑफ प्रोटोनियम इज रिटन एज H11 मीन्स H मीन्स एलिमेंट और 1 मीन्स एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी 1। इसी तरह ड्यूट्रियम आइसोटोप्स एंड ट्राइट्रियम आइसोटोप्स, ठीक है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। अब इसमें समझने की बात कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एटॉमिक मास नंबर आपको पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, फिर आप आइसोटोप्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादातर इसमें अगर टेस्ट में अगर बात की जाए तो इसमें डेफिनेशन आ जाती है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिगर कोई आपको दे देंगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हैं, तो इसका आइसोटोप्स के ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस तरह से आ जाते हैं। ये अभी एक एग्जांपल है जिसमें कार्बन के आइसोटोप्स के जिक्र किया गया है, जिसमें देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो सब में सेम है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, ये सी एलिमेंट को शो करता है, एटॉमिक नंबर ये 6 हो गया और एटॉमिक मास नंबर सबका डिफरेंट, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका तो 14 है। अब 12, 13, 14 क्यों होगा, क्या इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं वो एक्चुअल एलिमेंट होता है, और जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाए तो वो आइसोटोप्स होते हैं उस एक्चुअल एलिमेंट्स के। जैसे ये इसका एक्चुअल एलिमेंट है और ये 2 है हमारे क्या हो गए, ये उसके आइसोटोप्स हो गए। मिस एटॉमिक मास नंबर 13 और एटॉमिक नंबर 14 का एक्चुअल कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं उसके आइसोटोप्स के यूजेस पे। तो कौन कौन से मतलब बाइफरकेटेड जो हमारे आइसोटोप्स हैं वो उसके यूजेस क्या क्या है। नॉर्मली ये एग्रीकल्चर सेक्टर और मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, जिसकी डिटेल आपको इस तरह दी गई है। तो अक्सर आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, कैंसर सेल्स में और जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें यूज़ होते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद पढ़ के रिमेम्बराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यूजेस हैं, ये देखिए पहला जो था वो मेडिसिन में यूज़ हो रहे थे ये आइसोटोप्स, जिसके ये कुछ आइसोटोप्स के टाइप्स हैं, ठीक है ना। जिसमें हमारा कॉपर आ जाता है, गैलियम आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, आयरन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, ठीक है ना। ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं। और कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, लीड, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आप इसको पढ़ के मेमोराइज करिए, ये कोई अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, इसे सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप इसको तेज़ी से ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? अब मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स ज्वाइन आर टुगेदर केमिकली, मतलब केमिकली कॉम्बिनेशंस के थ्रू ये एलिमेंट्स अगर आपस में मिल जाएं तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके एग्जांपल देता है सम मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन के 2 आ गए, क्लोरीन के 2 आ गए, ठीक है ना। वाइल अदर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, H2O, मीथेन, CH4 etc कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स आपस में मिलकर भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं और सेम एटम्स भी आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जिसका एग्जांपल आपको नीचे दिया गया है। अब ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरीन का। क्लोरीन के जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था नोट्स में कि हम हर किसी का मतलब ख्वाहिश होती है कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ऐसे नहीं होगा कि मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही रहे हैं। ये क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो उसका होगा ना वो एक क्लोरीन से शेयर करेगा और दूसरा भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट पे आ जाएं, ये सेम ऑक्सीजन की और क्लोरीन की बात हो रही है। तो पहला जो था वो ऑक्सीजन था, ये देखें 2, 2, 4 और ये हमारा
इसके दो और इसके दो मिलकर इसमें देखें 2 और 2 4, आउटर मोस्ट में 4 हैं, 4 2 इस एलिमेंट से शेयर हो गए और 2 इस एलिमेंट से शेयर हो गए। सॉरी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखें ऑक्सीजन के में 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 4 हो गए। बाकी 4 क्या करता है, तो इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए इसमें एक ये है और एक ये है, तो इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस ऑक्सीजन से इसे शेयरिंग में मिले, तो टोटल इसके 8 पूरे हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट पे आ जाए तो इसमें 2 और 2 4 तो मौजूद हैं, और 2 इसके अपने इस एलिमेंट के अपने 2, और बाकी जो 2 क्रॉस वाले जो हैं वो इससे इस ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिले, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह जो शेयरिंग हो रही है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं आपस में, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो आप इस क्लास में नहीं बल्कि आगे चल के जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। इस क्लास में सिर्फ ये आपको बताया जाता है कि ये आपस में शेयरिंग करके एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट पूरे कर रहे हैं। अब क्लोरीन पे आ जाए। क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। ये देखें 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, 7 पूरे। मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, इनर शेल की बात नहीं कर रहा। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब क्या करेगा, इसमें भी 7 है। ये देखें 2 2 4 2 6 और ये क्रॉस वाला, ये देखें ये 7। अब क्या होगा, ये एलिमेंट जो उसका आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये एक किस्म का मॉलिक्यूल बन रहा है। ये सेम एलिमेंट्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेम एलिमेंट्स आपस में मतलब बॉन्डिंग करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं। और एक होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और दूसरी होती है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर दूसरे का ऑक्टेट पूरा करता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बड़ा इस स्टेज पे ये जो है ना, आप सिर्फ ये समझे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। कंपाउंड भी एक किस्म का मॉलिक्यूल ही है। मतलब यहाँ आपके जहन में हो कि कंपाउंड अलग चीज़ है और मॉलिक्यूल अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। कंपाउंड भी एक किस्म का मॉलिक्यूल है। कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एटम्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। अब वाटर की बात की जाए, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन CH4 आर द कंपाउंड्स बिकॉज ईच इज मेड फ्रॉम more than one elements, ठीक है। वाटर H2O इज कंपाउंड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये इसका एग्जांपल देखें। अब ये देखें क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट पूरा करेगा। डुप्लेट क्योंकि उसका जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि K शेल होता है। K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² के हिसाब से, अगर n = 1 हो जाए तो उसका ऑक्टेट पेरे शेल में पूरा तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करेगा, अपना डुप्लेट कैसे पूरा करेगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां इसका ये। अब हाइड्रोजन के 1 एलिमेंट से इसकी शेयरिंग हो गई, और ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के मिलकर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ये देखें 2 4 6 7वां इसका अपना, और 8वां क्या इसने हाइड्रोजन से शेयरिंग करके 8 पूरे किए। और हाइड्रोजन ने अपना उसका अपना था, ये वाला उसका अपना था, और उसने क्लोरीन से 1 शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई, इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई, और ये दोनों मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जिसके मैंने पहले भी बात की कि डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम के अगर आउटर मोस्ट शेल में बात की जाए तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 2n² के फार्मूले के मुताबिक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन,
तो उसका 10 पूरे हो गए। और क्लोरीन के जैसे मैंने बताया कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स ये हो गया उसका 11 इलेक्ट्रॉन। 11वां इलेक्ट्रॉन देखिए इसके शेल 1 2 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और अब ये क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करेगा ये लूज हो जाए तो हम मेरे सिर्फ 2 शेल बच जाएँ, पर 2 शेल में जो बचने के बाद जो आउटर मोस्ट शेल हमारा बचेगा ना, वो ये बचेगा। अभी पहले ये आउटर मोस्ट शेल ये था, अभी ये दोनों इनर शेल थे। जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो बाकी इसके क्या हो गए, आउटर मोस्ट शेल ये जो है दूसरा नंबर के आर एंड एल शेल इसका कंप्लीट हो गया, मीन्स इसकी ख्वाहिश पूरी कि अपना ऑक्टेट पूरा करे। और क्लोरीन का देखें, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करेगा तो कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले, किससे, सोडियम से। सोडियम से जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मीन्स ये भी खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा। अब हो क्या रहा है ये देखिए, एक चीज़ नोट करें, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया तो इसका साइज ऑफ एटम्स जो पहले थी वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी थी। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी साइज़ क्या हो गई, कम हो गई। याद रखें, ये पॉइंट याद रखें, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन देता है, मीन्स डोनेट करता है, तो उसकी एटम की साइज़ जो है कम हो जाती है। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, मीन्स एक्सेप्ट करता है, तो उसकी एटम की साइज़ क्या है, बढ़ जाती है। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। और दूसरा आप इसमें नोट करें कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर कौन सी चार्ज आ रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रही है। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर कौन सी चार्ज आ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रही है। एक ये चीज़ हो गई, 2 चीज़ें कंप्लीट क्लियर हो गई। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि इसमें देखिए कोई भी शेयरिंग नहीं हो रही है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, शेयरिंग नहीं हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन की। कि इस तरह की जो बॉन्डिंग हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर दूसरे एलिमेंट्स में जा रहा है, तो इस किस्म की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आउटर मोस्ट शेल के दूसरे आउटर मोस्ट शेल में चला जाए, इस तरह इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और दोनों आपस में जो शेयरिंग कर रहे हैं वो, सॉरी शेयरिंग नहीं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो और थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको दोनों आपको चीज़ें क्लियर हो गई। एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया, दूसरा आपका आयनिक बॉन्ड क्लियर हो गया कि किस तरह एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया हमारा कंपाउंड का, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाउ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी 2 एटम्स आपको आपस में मिला लें, किसी भी सेम हो या डिफरेंट हो, तो इन चीज़ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है और आपको एक नया मतलब एलिमेंट मिल जाता है, उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं क्या है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला। द फार्मूला शोज द कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। देखने में क्या कह रहा है, एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, एंड देयर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स present in the molecule or compound. The chemical formula water is explained under. ये देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये दोनों मिलकर आप एक केमिकल फार्मूला बना रहे हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स आर present in the 1 molecule of water and only 1 oxygen atom is present in the 1 water molecule, ठीक है ना। इसको कोई केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे पानी है हमारा, पानी हमारा नदी में हो, पीने का हो, खराब पानी हो, कोई भी किस्म का पानी हो, तो हमारे पानी का फार्मूला जो होता है हमें हमेशा H2O ही होगा। इस हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट, ठीक है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन का एक होता है और ऑक्सीजन के 2 होते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा कोई भी हो, पर हमारी केमिकल कंपोजिशन जो है हमेशा सेम ही रहती है। तो इस किस्म की जो सेम कंपोजिशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशो, ठीक है। बात समझ में आई। सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशो। फॉर एग्जाम्पल क्लीन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर, आप नदी से लें, कुएं से लें,
ठीक है ना। सी वाटर लें, कोई भी लें, ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम इन द रेशो ऑफ 2:1। मीन्स 2 मिस हो गया हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का हो गया। सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन का 1 हो गया और ऑक्सीजन के 2 हो गए। कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड सच एज बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल सकता है, ये उसका एग्जांपल बता रहा है कि आपको बर्निंग ऑफ कार्बन को आप हीट करें, या आप लाइमस्टोन को हीट करें, या रिएक्शन करें HCl से विथ मार्बल पीसेस, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है ना। उसका रेशो जो है वो चेंज नहीं होगा। मीन्स 1 रेशो कार्बन होगा, ऑक्सीजन के 2 रेशो ई होंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप इसको किसी से भी रिएक्शन करवाएं तो मतलब जो ओरिजिनल एलिमेंट है ना, जैसे वाटर है H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। Similar in any other compound, all samples of the compounds will be made up of same elements in the same proportion or ratio with each other. When elements combine, अब क्या करता है कि elements जब combine होते हैं आपस में reaction करते हैं, they combine the ratio of small whole numbers में हो जाते हैं, पर उसका chemical composition है वो चेंज नहीं होती। For example, any water molecules always made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom in the ratio of 2:1। ठीक है ना। अब इससे ये जो पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होती है, कि किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी 2 एलिमेंट्स को आप दोनों में मिलाएंगे तो आपको क्या होगा, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब लास्ट जो पॉइंट पढ़ते हैं, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl। कैल्शियम का 1 रेशो और Cl क्लोरीन के 2 रेशो। द रेशो ऑफ कैल्शियम टू क्लोरीन इज 1:2। ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप CCl2 को किसी भी किस्म का मतलब मटेरियल से रिएक्शन करवाएं तो ओरिजिनल कंपोजिशन उसकी 1:2 ही रहेगी। द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। Mg मीन्स मैग्नीशियम और O मीन्स ऑक्सीजन। अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, तो रेशो ऑफ मैग्नीशियम 1 रहेगा और ऑक्सीजन का रेशो, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशो 1 रहेगा। ठीक है ना। तो आपको किसी भी किस्म की अगर कोई भी रिएक्शन करना हो तो रिएक्शन में आपकी ओरिजिनल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी। अब ये आपको तब क्लियर होगा जब आप अपर क्लास में जाएंगे तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जब आप करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 2, 3 ऐसे नंबर देते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, पर ओरिजिनल कंपोजिशन जो है वो हम चेंज नहीं करते। ठीक है ना। इसके साथ आज आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। फॉर फर्दर वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब करते रहें और जो है ना हमारी हौसला अफजाई बढ़ाते रहें। आपकी जितनी मतलब पॉजिटिव कमेंट्स आते रहेंगे कमेंट्स बॉक्स में, और जितने क्वेश्चंस आएंगे हम उसको रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक है ना। जैसे ही आपका रिस्पांस मिलता जाएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपका रिस्पांस नहीं आएगा तो हमारा मोरल डिक्रीज़ हो जाएगा और हम जो है वो चीज़ ये करना बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो मेहरबानी करके आप ये वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जो मैं फुल चैप्टर बनाकर अपलोड करता हूँ ना, इससे सिर्फ ना आप जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके लिए आसानी है, और बल्कि जो हमारे जो 7th 8th क्लास के जो लड़के हैं लड़कियां हैं उसके लिए भी आसानी है। क्योंकि हमारा जो रुझान जो खास करके सिंध में है वो ये होता है कि भाई चलो उठो, फेयर कापीज़ है, वे फेयर कापीज़ लिखो और बनाओ और खुद जाकर पढ़ो। कोई भी लेक्चर नहीं देता, समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है टीचर। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ टेस्ट प्रिपरेशन के लिए नहीं बल्कि 7 जो लड़के जो ऑनगोइंग स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्प है। तो काइंडली उनको भी ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसको शेयर करें जिसको ये बात समझ में आ जाए। ये एक मतलब आप जब चाहे इसको स्टडी कर सकते हैं, जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टडी एक बेहतरीन किस्म का ज़रिया है दोस्तों को शेयर करने के लिए। सो काइंडली वीडियो को लाजमी शेयर करें, एंड तक देखें, और जो ड्यूरिंग स्टडी है उन तक भी ये मतलब ये वीडियो पहुँचाएँ कि एक घंटे में या 1.5 घंटे में अगर उसका पूरा चैप्टर जो कवर हो जाता है तो उसको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।